आप लोग अभी जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो है न्यू किंगडम और ये सारी बातें आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत एक अध्याय के तौर पर पढ़ना है और यह सारी चीजें आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में आपके पाठ्यक्रम पीएसबीआई और आपके प्रकाशन वाले पुस्तक पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ने हैं। और सामने जो आप लोगों को यह दिख रहा है यह पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 69 है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं और सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से तो आपको दिख ही रहा है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी, बहुत सारी बातें की थी, जिसमें हम लोगों ने अंत में जो बात किया था वो बात किया था बैटल ऑफ टेराइन का, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन और सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन का 1191 और 1192 में। 1191 में क्या होता है कि ये दोनों युद्ध तो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरा वाला मोहम्मद गौरी बदला लेने के लिए फिर से लड़ता है 1 साल बाद, इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द चोलाज एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। ये हालांकि हम लोगों ने कुछ कक्षा पहले भी इसकी बात की थी इसी अध्याय के अंतर्गत कि द चोलाज एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में चोला साम्राज्य की एक शक्तिशाली अंपायर, शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना होती है। दैट इज वाई दे आर नोन एज इंपेरियल चोला, इसीलिए इन लोगों को इंपेरियल चोलाज भी कहते हैं। दे रूल्ड इन साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 सेंचुरी, इन लोगों ने दक्षिण भारत में लगभग 400 साल यानी कि 4 सेंचुरी इन लोगों ने शासन किया। तंजौर नाउ तंजावुर वाज द कैपिटल, इन लोगों की जो राजधानी थी वो तंजौर थी, जिसका नाम अब तंजावुर हो चुका है। विजयलव्य जो 1846 से 1871 की बात थी, वाज द फर्स्ट चोला रूलर, ये जो था ये पहला चोला साम्राज्य का शासक था। ही रूल्ड द रीजन नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी, इसने कावेरी नदी के यानी कि दक्षिण भारत की एक बड़ी सी नदी, महत्वपूर्ण नदी कावेरी है, कावेरी नदी के उत्तरी क्षेत्र पर इसने शासन किया। हिज ग्रैंडसन प्राण का था फर्स्ट कॉन्कर्ड मदुरई फ्रॉम द पांड्याज, इसका जो पोता था प्राण काठा वन प्रथम, उसने मदुरई को पांड्याज से हासिल कर लिया, यानी कि पांड्याज के खिलाफ लड़ाई लड़के उसने मदुरई को जीत लिया। ही वॉज हाउ एवर डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटाज किंग कृष्ण तृतीय इन द बैटल ऑफ ताकोलम इन 949, हालांकि ये जो प्राण काठा प्रथम था जो जिसने पांड्या को हराकर मदुरई को हासिल किया था, उसकी हार हो जाती है राष्ट्रकूट किंगडम के किंग कृष्ण तृतीय, कृष्ण थर्ड से बैटल ऑफ टकोलम में, जो कि वर्ष 949 में होता है। राजराज वन प्रथम एंड राजेंद्र प्रथम वन वेयर द मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी के जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो राजा हुआ करते थे उनमें 2 राजाओं का नाम आता है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम का। राजराज चोला प्रथम 985 से 1016 ईस्वी तक की बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी, इसने एक मजबूत सेना की स्थापना की, एक मजबूत सैन्य दल बनाया। He led naval expedition in Ceylon and Maldive Island, इसने अपना नेवल एक्सपेंडिशन यानी कि जो अपना सैन्य विस्तार किया, इसने सेलोन यानी कि श्रीलंका वाले क्षेत्र में किया और मालदीव यानी कि मालदीव वाले द्वीप में किया। ये सब उस समय देश नहीं बना किए, श्रीलंका मालदीव वगैरह अलग देश नहीं था। आगे राजेंद्र चोला प्रथम जो 1016 से 1044 तक था, टुक द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा चोलन, इसको उपाधि मिली थी, इसको उपाधि मिला था गंगाई कोंडा चोलन का राजेंद्र चोला प्रथम को। ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगाई कोंडा चोलापुरम द कॉन्करर ऑफ गंगा, इसने
एक नई राजधानी की स्थापना की जिसका नाम गंगाईकोंडा चोलापुरम था और इसने गंगा वाले क्षेत्र पर जीत हासिल करके यह राजधानी स्थापित किया था। द सक्सेसर ऑफ राजेंद्र चोला कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम, और जो भी इसके बाद के यानी कि राजेंद्र चोला के बाद जो भी इसके सक्सेसर जो भी इसके उत्तराधिकारी है वो लोग लड़ते रहे किससे, तो अपने पड़ोसी साम्राज्यों से। This continuous conflict depleted the treasury and weakened the Cholas power considerably, और ये जो बार बार जो लड़ाई हो रही थी इससे इन लोगों का खजाना भी यानी कि पैसे की भी कमी हो रही थी, वित्तीय संकट भी हो रही थी, आर्थिक संकट भी हो रही थी, और जिसके कारण से चोला शक्ति जो है, चोला पावर, चोला डायनेस्टी, चोला साम्राज्य जो है वो कमजोर होता जा रहा था। द एम्पायर डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, और 13वीं शताब्दी के अंत आते आते इसका भी अंत हो गया, इसका भी पतन हो गया, यानी कि चोला डायनेस्टी भी पतन की तरफ चला गया। द एक्सटेंट ऑफ चोला एम्पायर अंडर राजेंद्र चोला वन, ये है राजेंद्र चोला प्रथम के समय में, शासन काल में जो चोला एम्पायर जो था वो कहां से कहां तक फैला हुआ था वो इस मानचित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। सामने स्मार्ट बोर्ड पर तो दिख ही रहा है, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, पारस प्रकाशन के सामाजिक विज्ञान वाले पुस्तक में। आगे आगे लिखा हुआ है केस स्टडी के तौर पर हम लोग चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, यानी कि चोला की समाप्ति हो गई, हम लोगों ने राजपूत को देख लिया, हम लोगों ने मुस्लिमों के इन्वेजन को भी देख लिया, हम लोगों ने मोहम्मद गौरी को भी देख लिया, हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को भी देखा, हम लोगों ने डेक्कन क्षेत्र यानी कि भारत के दक्षिण भारत के कुछ भागों को भी देखा, तो हम लोगों ने उत्तर भारत को भी देखा, तो हम लोगों ने पूर्वी भारत की भी बात की, तो हम लोगों ने पश्चिम भारत में गुजरात और राजस्थान वाले प्रतिहार, इन सारे गुर्जर प्रतिहार वाले क्षेत्र को भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आएंगे केस स्टडी पे और बात करेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन की। केस स्टडी क्या होता है इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया है कि केस स्टडी होता क्या है। अब हम लोग केस स्टडी में चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। लिखा हुआ है चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लिखा हुआ है चोला प्रशासन के बारे में, द चोलाज हैड अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हेडेड बाय द किंग एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज हिम। जो चोला जो अंपायर था उसमें जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो चोला प्रशासन हुआ करता था वो बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित, बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित और बहुत अच्छे तरीके से, अंग्रेजी में कहें तो ऑर्गेनाइज्ड था, व्यवस्थित था, हिंदी में अगर कहें तो अच्छे तरीके से व्यवस्थित था, और उसको राजा और जो बाकी जो मंत्री थे उनके द्वारा नियंत्रण में रखा जाता था, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो सहायता और सुझाव दिया जा सके लोगों को। In order to protect the country, the Cholas maintained a large army comprising cavalry, infantry, elephant and strong navy. अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए ये जो चोला साम्राज्य था ये बहुत सारे चीजों को लेकर रखता था, बहुत सारी चीजों को लेकर चलता था, चाहे वो हाथी की बात हो, चाहे वो सैन्य बल की बात हो, चाहे वो अलग अलग चीजों की बात हो, या उन सारे चीजों को पहले से व्यवस्थित करके चलता था ताकि अपने देश की, अपने साम्राज्य की रक्षा की जा सके। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम और प्रोविंस एंड ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू वालांदू एंड नाडू, यानी कि ये जो साम्राज्य जो एम्पायर था वो मंडल में, अलग अलग मंडलों में, या फिर अंग्रेजी में कहें तो प्रोविंस में बटा हुआ था, और हर प्रोविंस और हर मंडल जो है वो वालंदू और नाडू में बटा हुआ था। एट टाइम प्रिंसेज वेयर अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेज, और इस समय जो महारानी हुआ करती थी वो उस प्रोविंस की, उस मंडल की गवर्नर यानी कि उस मंडल की, प्रोविंस की गवर्नर हुआ करती थी। आगे द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट बाय विलेज असेंबली कॉल्ड उर, सभा और नागरम। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन था वो गांव की सभाओं के द्वारा होता था, जिसको उर कहते थे या फिर सभा कहते थे या फिर नागराम कहते थे। उर वाज द विलेज असेंबली, सभा एंड नागराम कंसिस्टेड ऑफ मर्चेंट, ट्रेडर एंड आर्टिसन।
उड़ जो था ये गांव वाला सभा था, गांव वाला असेंबली था, जबकि सभा और नागराम जो था इसमें व्यापारी और जो कलाकार थे इन सारे लोगों को सम्मिलित किया जाता था। दिस इज एविडेंट टू शो दैट दे हैड अ गुड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इससे यह स्थापित किया जाता था या फिर यह तथ्य के तौर पर भी पेश किया जाता था कि ये लोग जो हैं ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या कि स्थानीय स्व सत्ता स्वशासन वाली स्थिति को भी पैदा करते हैं, यानी कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन गिव डिटेल ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग आगे बात करेंगे, इन सारे बिंदु की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।